नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन की, जिसे अमेरिका ने मार गिराया। लेकिन वही ओसामा बिन लादेन अब एक नए अवतार में आ गया है। ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान में आर्मी की वर्दी पहन ली है। ये बात हम नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व अधिकारी ही कह रहे हैं। आखिर ओसामा बिन लादेन का वर्दी वाला अवतार कौन है? साथ ही बात होगी भारत के एक नेशनल इशू बन चुके स्ट्रीट डॉग्स की। लेकिन सबसे पहले रोजाना की तरह आज की हैरान कर देने वाली 10 बड़ी खबरें बैक टू बैक। महिलाएं, बुजुर्ग, जवान सब ईंटें बरसा रहे हैं। एक परिवार को टारगेट कर लगातार ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं। जिस मकान के सामने से ईंट बरसाई जा रही है उसके सामने सब लोग पोजीशन लिए खड़े हैं और बिना रुके अटैक हो रहा है। पूरा मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र का है, जहां उस्थान गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ है। कुछ दबंग लोगों ने एक दलित परिवार के घर के सामने नींव भरकर रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद करने का विरोध करना परिवार को भारी पड़ गया। इसमें परिवार के कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक रास्ता बंद होने का विरोध करने पर दबंगों ने एक परिवार पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। एक शख्स सुबह सुबह दफ्तर जाने के लिए बाइक पर सवार है। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। उसकी पत्नी उसको सी ऑफ करने के लिए खड़ी है। बाइक सवार आगे बढ़ता है, तब तक सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। इसके बाद चंद कदम दूरी तक ही बाइक पहुंचती है कि अचानक सामने एक शख्स तलवार लिए आ खड़ा होता है। बाइक सवार खुद को संभालने की कोशिश करता है, हाथ से तलवार के वार को रोकता है। बाइक नीचे गिर जाती है। शख्स हमलावर से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तलवारधारी भी पीछे पीछे दौड़ता है और थोड़ी ही दूर पर भाग रहे आदमी को पकड़ लेता है और तलवारों से वार करता है। अटैक से शख्स जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हमलावर तलवार से वार पर वार किए जा रहा है। इस सब के बीच से जान बचाने की कोशिश में जुटे शख्स की पत्नी और मां भी दौड़ी चली आती हैं। वो हमलावर को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों महिलाओं पर भी तलवार से अटैक कर देता है। जमीन पर गिरा आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए उठता है, तलवारबाज को रोकने के लिए भिड़ जाता है और फिर घर की महिलाएं भी उसका साथ देती हैं और भी कई लोग आ जाते हैं। किसी तरह से तलवार सिरफिरे से छीन ली जाती है। ये पूरा मामला लुधियाना जिले की तहसील समराला का है। हमला करने वाले शख्स का नाम बिल्लू है, जो नशे का आदी है और जिस पर हमला किया है वो पेशे से एक वकील है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी खुन्नस में उसने वकील पर हमला किया। वकील, उसकी मां और उसकी पत्नी इस हमले में घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के हॉस्पिटल में हंगामा, डिलीवरी के बाद महिला की मौत। गाजियाबाद के मोदी नगर का अस्पताल बन गया जंग का मैदान। डॉक्टर साहब के हाथ में डंडा है, सामने गुस्से से भरे लोग हैं, हाथापाई हो रही है, नौबत मारपीट की आई है। मरीजों को मार रहे हैं, ये डॉक्टर डंडा हाथ में, डंडा हाथ में, डॉक्टर का डंडा हाथ में, डॉक्टर का डंडा
मारा मारा देखो इनकी बहू को मार दे जबरदस्ती मारा देखो और डंडा मरीज को मारा है सारे देखो ये सारे दरअसल मोदी नगर निवासी सावेज खान ने अपनी बहन को डिलीवरी के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन से बेटी के जन्म के बाद महिला की मौत हो गई। महिला के परिवार का आरोप है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल की लापरवाही से मौत हुई है और जिस वक्त रात में डिलीवरी हो रही थी उस वक्त अस्पताल में पूरा स्टाफ नशे में था और स्टाफ के नशे में होने की शिकायत जब डॉक्टर से की तो वो सच जानने की बजाय भड़क गए। महिला की मौत के बाद अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर गुस्सा निकाला तो अस्पताल के स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक डंडों से लैस दिखे। दोनों तरफ से मारपीट हुई, इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर लिया। पीड़ित पक्ष ने डॉक्टर और पूरे स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ अस्पताल की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है। पहले खड़े खड़े पैरों पर डंडे बरसाए, शख्स बैठा तो कमर पर लाठियां भांजी। जमीन पर लिटाकर बेरहमी से पीटा। एक शख्स बचाने आया, उसे भी दूर हटा दिया। दूसरा शख्स रोकने आया तो भी नहीं रुका। जो बंदा वीडियो बना रहा है वो भी लोगों को बीच में न आने की हिदायत दे रहा है। बुला 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 जाइए नहीं रुको ओए कोई छुइए नहीं कोई छुइए नहीं मारन दे छुइए नहीं। मार खा रहा शख्स अपनी बात कहने की कोशिश करता है लेकिन दबंग उसकी एक नहीं सुनता और लगातार डंडे से वार करता रहता है। कोई छुइए नहीं मारन दे छुइए नहीं। मारपीट का ये मामला यूपी के कानपुर देहात का है जहां रूना थाना क्षेत्र के तिगाई में शराब के ठेके पर किसी बात को लेकर दो शख्स आपस में भिड़ गए। दोनों युवक नशे में धुत थे। पहले लात घूंसे चले, फिर बात लाठी डंडे पर आ गई। जानकारी के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। रुको ओए कोई छुइए नहीं कोई छुइए नहीं मारन दे छुइए नहीं। आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार दिख रहा है। एक बस धू धू कर जल रही है। नजारा बेहद डराने वाला है। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं जहां नेशनल हाईवे 68 पर दर्दनाक हादसा हो गया। एक निजी बस और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई जिसके बाद बस में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक बस में आग लगते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और लोगों को बस से बाहर निकालने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस आग की लपटों से घिरी है और आसपास खड़े लोग बेबस नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते पूरी बस जल गई। पूरे आसमान में सिर्फ आग और फिर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। इस हादसे में 3 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। सूचना पर चितलवाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल किया। पूरा हादसा रणोदर के पास हुआ है। हजारीबाग की सड़क पर गिरी चट्टान, पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सड़क पर कई लोग मौजूद थे, वाहन खड़े थे। गनीमत रही कि चट्टान का मलबा उनके ऊपर नहीं गिरा। हैरानी की बात यह है कि यह वीडियो किसी पहाड़ी राज्य का नहीं बल्कि झारखंड का है, जहां मुफस्सिल थाना इलाके में बारिश के बाद पहाड़ का हिस्सा अचानक तेजी से आकर सड़क पर गिरा।
घटना स्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर कई ग्रामीणों के घर हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे। इलाके में एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई। आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा गया है और मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक लोगों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल में बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश से लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। देर रात से जारी बारिश से राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड हुआ। शिमला तत्तापानी मार्ग पर हुए भूस्खलन से सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सड़क पर मलबे की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटा है। जम्मू के कालीधर में भी पहाड़ से चट्टानी मलबा नीचे सड़क पर आने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू राजौरी हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। फिलहाल सड़क को खोलने के लिए मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाया जा रहा है। सड़क किनारे बनी पुलिया पर एक बाघ अपनी मौज में बैठा है। उसकी दहाड़ से पूरा इलाका गूंज रहा है। कुछ लोग बाघ का वीडियो बना रहे हैं। वो एकदम शांत है। उन्हें पता है कि अगर बाघ को जरा भी भनक लगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये वीडियो मध्य प्रदेश के सतना का है। परमहंस आश्रम धारकुंडी रूट, जो कि सतना जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पास में ही मझगवा फॉरेस्ट रेंज भी है। बाघ के सड़क पर आने से आश्रम की ओर जाने वाला एक तरफ का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। यहाँ अक्सर सड़क पर बाघ देखे जाते हैं। घंटों तक लोगों का सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाघ अपनी मस्ती में बैठा रहा और लोग उसके जंगल में जाने का इंतजार करते रहे। कार में तेंदुए का बच्चा खेल रहा है। कार की विंडो से वो बाहर देख रहा है और कार चला रहा शख्स भी उसके साथ मस्ती कर रहा है। ये वीडियो शिमला के कोटखाई का है, जहां मां से बिछड़कर सड़क पर भटक रहे तेंदुए के बच्चे को एक युवक ने अपनी कार में बिठा लिया। ये देखिए आप, शेर का बच्चा। बेटू 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 बेटू, नो नो बेटू नो। बेटे, अभी मैं आपको सुरक्षित जगह में पहुंचा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। बस मेरे शेरू, बस मेरे बच्चे, बस 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 बस। ये हमें आज शेर का बच्चा मिल गया। बेचारा रास्ते में छोटा सा बच्चा है। ये दिखाऊं मैं आपको, देखिए बेचारा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, पर क्या करें, आपको मजबूरी है। जंगली कुत्तों की वजह से तेंदुए का बच्चा झाड़ियों में छिपा हुआ था और डर से कांप रहा था। अंकुश और उनके परिवार ने देखा तो बिना परेशान किए इंतजार करते रहे कि शायद उसकी मां वापस आ जाए, लेकिन आसपास के जंगली कुत्ते उसके लिए खतरा बन गए। शख्स ने बच्चे को जंगली कुत्तों से बचाने के लिए जल्दी कदम उठाया। सावधानी से तेंदुए के बच्चे को पकड़कर अपनी कार में बिठा लिया। फिर उन्होंने
वन विभाग से संपर्क किया। वन विभाग ने बताया कि तेंदुए के बच्चे को नजदीकी वन प्रभागीय कार्यालय में पहुंचाया जाए ताकि उसकी सुरक्षा और देखभाल की जा सके। फिर अंकुश ने तेंदुए के बच्चे को वन विभाग को सौंप दिया। राजधानी टॉप 10 के बाद अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। बिहार वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को बिल्कुल सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि आधार को वेरीफाई करना सही है। सबसे बड़ी अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि मृत लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना सही कदम है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एफआईआर का मकसद गलतियों को ठीक करना है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए मीनाक्षी, अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के अंदर यानी कि बिहार के जो एसआईआर को लेकर जो पक्ष और विपक्ष में जो याचिकाएं दी गई थी उसको लेकर सुनवाई चल रही है। आज जो है जो पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दी गई थी उसको लेकर कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जैसे तमाम बड़े वकील जो है वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। कल इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना है, यानी कि 12 और 13 तारीख इसके लिए डिसाइड की गई थी। आज जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है वो काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि जो लोग 2003 के बाद मृत हो गए थे, अगर उनको इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, एसआईआर से बाहर किया जा रहा है, तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है। और इसके अलावा यह भी कहा कि आधार कार्ड, जिसको लेकर सबसे बड़ा इशू रहा है कि आधार कार्ड को आखिर क्यों नहीं कंपलसरी किया जाता, आधार कार्ड को आखिर बाहर क्यों रखा जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आधार कार्ड किसी का जो आइडेंटिटी, किसी का रेजिडेंस प्रूफ हो सकता है। इसको लेकर पहले भी कई तरीके के सवाल मीनाक्षी हो चुके हैं और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर यही बड़ी टिप्पणी की कि क्या आधार कार्ड जो है वो किसी का रेजिडेंस प्रूफ हो सकता है, वो किसी का पर्सनली एक एविडेंस तो उसका हो सकता है लेकिन वो उसका रेजिडेंस प्रूफ नहीं हो सकता। तो इसको लेकर अभी तर्क वितर्क चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची जो है वो इस पूरे जो मामला है उस पर सुनवाई कर रहे हैं। तो अभी जो पक्ष और विपक्ष में जो एसआईआर के जो याचिकाएं दाखिल की गई है उस पर सुनवाई चल रही है। बिल्कुल, यानी ये जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई कि आधार को वेरीफाई करना गलत नहीं है और जो लोग मृत हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम हटना चाहिए, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिल्कुल ठीक कदम है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या सूट पहने हुए उसामा बिन लादेन है? क्या मुनीर की सोच एक आतंकवादी की सोच जैसी है? पेंटागन में काम कर चुके लोग आसिम मुनीर को क्यों पूरी दुनिया के लिए खतरा मान रहे हैं? जो मुनीर अमेरिका की जमीन पर खड़ा होकर आधी दुनिया को परमाणु बम से तबाह करने की धमकी देता है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं? मुनीर को बार बार अमेरिका क्यों बुलाया जाता है? क्या ट्रंप ने मुनीर को अपना पालतू बना लिया है? और तो और अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है, टैरिफ पर चीन को आराम दे रहा है, लेकिन भारत जो झुकने के लिए तैयार नहीं उस पर टैरिफ वॉर कर रहा है। और ट्रंप ये जानते हैं हिंदुस्तान ना आज तक किसी के सामने झुका है और ना झुकेगा। क्या इसलिए वो भारत के खिलाफ मुनीर के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं? ऊपर से फौजी की वर्दी लेकिन अंदर से ओसामा बिन लादेन। क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ असल में वर्दी वाला ओसामा है? क्या मुनीर ओसामा जैसा सोचता है तभी ओसामा जैसा बोलता है? पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिल से जिहादी सोच रखता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन अब आसिम मुनीर को लेकर नया दावा किया गया है। आसिम मुनीर को सूट बूट वाला ओसामा बिन लादेन बताया जा रहा है। The field marshal's rhetoric is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. Asim Munir should be persona non grata in the United States. पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन को आसिम मुनीर के अंदर ओसामा बिन लादेन क्यों नजर आता है, उसकी बहुत सी जायज वजह भी है। जब से आसिम मुनीर की फौज और उसके पाले आतंकियों की ऑपरेशन सिंदूर में तुड़ाई हुई है, तब से वो बौखला गया है और इसी बौखलाहट में मुनीर इन दिनों अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप की मक्खनबाजी में जुटा है। ट्रंप ने भी मुनीर को अपना पालतू बना लिया है। आसिम मुनीर पिछले 2 महीने में 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुका है। अमेरिका जाकर मुनीर फोटो खिंचवाता है,
अमेरिका के फौजी अफसरों की चापलूसी करता है। ये अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड का पूर्व चीफ माइकल कुरिल्ला है। मुनीर ने माइकल कुरिल्ला को खुश करने के लिए पिछले महीने ही उन्हें अपने मुल्क का दूसरा सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज दिलवाया था। मुनीर की बटरिंग से खुश होकर माइकल कुरिल्ला ने अपनी रिटायरमेंट पर उसे अमेरिका बुलवा लिया, लेकिन फिर अमेरिका में ही खड़े होकर मुनीर ने जो कहा वो किसी के गले नहीं उतर रहा। अमेरिका पहुंचकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए आसिम मुनीर ने एक सनकी तानाशाह की तरह आधी दुनिया को एटम बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और अगर उसके अस्तित्व के लिए कोई खतरा होगा, अगर पाकिस्तान को यह लगेगा कि अब वो नहीं बचेगा, तो फिर वो एटम बम से आधी दुनिया में तबाही मचा देगा। अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर ये खिलौना ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन किया, पता नहीं 10th डाउन किया है, कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। मुनीर को लगा कि यह सुनकर भारत डर जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया। भारत तो नहीं डरा, उल्टा अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक मुनीर के उसके इस बयान को लेकर जमकर फजीहत हो गई। आधी दुनिया को तबाह करने वाला मुनीर का बयान इतना खतरनाक है कि अब लोग मुनीर की तुलना इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने तो यहां तक कह दिया कि आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है। अमेरिकी धरती से पाकिस्तान की धमकियां पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। माइकल रूबिन ने यह भी मांग की कि आसिम मुनीर अमेरिका में अवांछित व्यक्ति होना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान खुद को स्पष्ट न कर दे और माफी न मांग ले। Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds about whether it can fulfill the responsibilities of being a state or whether the time has come for it to end. In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. In fact, Pakistan may become the first major non-NATO ally to become listed as a state sponsor of terrorism on the same day. Pakistan should not be anymore a member of U.S. Central Command. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa, nor should any Pakistani official until Pakistan explains itself and apologizes.
मुनीर वर्दी वाला ओसामा है, उसकी सोच आतंकियों की सोच से मिलती है। ये बात अब दुनिया मान रही है। लेकिन सवाल ये है कि एटम बम से आधी दुनिया को तबाह करने वाले मुनीर के इस बयान पर डोनाल्ड ट्रंप चुप क्यों है? क्या मुनीर ने ये बयान ट्रंप की शह पर दिया है? क्या ट्रंप ने मुनीर को भारत के खिलाफ मोहरा बनाया है? क्या मुनीर के कंधों पर बंदूक रखकर ट्रंप भारत पर फायर कर रहे हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप इन चापलूसियों के बदले मुनीर को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं? अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम आधी दुनिया को जो है अपने साथ डाउन कर देंगे, ये चीज और न्यूक्लियर वेपन की धमकी तो हमारे पॉलिटिशियंस तो अक्सर ही लगाया करते हैं और अक्सर कह दिया करते हैं कि जी हमारे पास पाव के बम है, और ये चीजें हम अक्सर भारत को ही डराने धमकाने के लिए करते हैं। लेकिन यकीनन इस वक्त जो फील्ड मार्शल हैं उनके इस स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है, साथ साथ ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स जो है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है? ये बात भी पाकिस्तान में चल रही है। जब भी पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आई, चाहे सामने की तरफ से आए यानी कि पूरी तरह से कब्जा करे हुकूमत पर, या कह लीजिए कि बैकग्राउंड में रहकर काम करे, हर तरह से अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया है। यहाँ पर भी हमें यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका जाने के बाद मुनीर ने एक नहीं बल्कि कई बहकी बातें की। पाकिस्तानी मूल के लोगों को देखकर आसिम मुनीर की जुबान ऐसी बहकी कि उसने भारत को तरह तरह की गीदड़ भभकियां दे डाली। मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जाकर कोई नया बांध बनाया तो वो 10 मिसाइलों से उसे भी उड़ा देगा। उसने ये भी कहा कि अगर भारत ने फिर से पाकिस्तान पर हमला किया तो वो भारत का पूरा इंडस्ट्रियल बेस तबाह कर देगा। पाकिस्तान सबसे पहले ईस्टर्न इंडिया के एसेट्स को टारगेट करेगा, फिर वेस्टर्न इंडिया में नजदीकी टारगेट्स पर निशाना साधेगा। आसिम मुनीर ने भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी को भी निशाना बनाने की धमकी दी। मुनीर ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब उसने सूरह फील के साथ अंबानी की तस्वीर ट्वीट करवाई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अगली बार क्या करेगा। हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल बेस को तो हम वेस्ट तक हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हमारे पर ऐसी कैपेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। फिर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है, उन्होंने खुद कहा कि मैं क्रूड एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज़ के तौर पे की तरह की चीज़ है जो एक हाईवे पे अगर निकले तो वो एक फ़ेरारी हो सकती है। अब ये पता नहीं मर्सिडीज़ को फ़ेरारी से उन्होंने कैसे जोड़ा। मर्सिडीज़ एक बहुत ही जो है डिफरेंट किस्म की गाड़ी है, ये डिफरेंट किस्म का ब्रांड है, और फ़ेरारी एक टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स व्हीकल है जो 1930-40 से मैन्युफैक्चर हो रही है इटली से, और दोनों के कंज्यूमर भी बड़े डिफरेंट हैं, यूज़ करने वाली बड़े डिफरेंट हैं। मर्सिडीज़ की और रेपुटेशन है, फ़ेरारी की और रेपुटेशन। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज़ है जो एक हाईवे पर निकलेगा तो फ़ेरारी की तरह वो दौड़ सकता है, और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड एक ग्रेवल का जिसमें आपने बजरी भरी होती है उस किस्म का एक ट्रक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेवल के एक ट्रक के साथ एक फ़ेरारी या शाइनिंग मर्सिडीज़ का जब टकराव होगा या टक्कर लगेगी तो किसका किस किस्म का नुकसान होगा। ये उन्होंने बड़ी क्रूड एग्जांपल उन्होंने वहाँ पे दी, खुद उन्होंने दी। उसके अलावा भी उन्होंने पॉलिटिकल अपने आप को सर्व करते हुए एक और भी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि एक मेरा ख्याल बॉलीवुड का डायलॉग उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया जिन्होंने कहा कि माँ काली भी हो सकती है, किसी की माँ काली भी हो सकती है। ये किसी फिल्म का ही डायलॉग है अकॉर्डिंग टू प्रवीण स्वामी, शायद बॉलीवुड की, लेकिन माँ होती है। यहाँ से मुझे कह रहे हैं कि मैं कुछ भी करूँ, मैं पाकिस्तान की धरती को रिप्रेजेंट करता हूँ, धरती माँ होती है, मैं माँ को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तानी लोगों को सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। राजधर्म में अब हम बात करेंगे बेजुबानों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर बड़ा आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली एनसीआर से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एनिमल लवर्स नाराज हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लाखों स्ट्रे डॉग्स आखिर कहां जाएंगे? ये भी तो जीव है, इनमें भी जान है। जिस तरह इंसानों को रहने, खाने और डॉक्टर की सुविधा चाहिए, ठीक उसी तरह क्या बेजुबानों के कोई अधिकार नहीं है? आवारा कुत्तों के लिए सरकार के पास ना पर्याप्त शेल्टर होम है, ना फंड है, ना उनके लिए कोई प्लान है।
दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में स्ट्रे डॉग्स हैं। ऐसे में इनके रहने के लिए 3,000 से ज्यादा शेल्टर होम की जरूरत होगी। 15,000 करोड़ से ज्यादा के फंड की आवश्यकता होगी। ऐसे में क्या बेजुबानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए एनिमल लवर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे जो बातचीत हमने की, हमारे साथ मेनका गांधी जी जुड़ गई हैं। और ये सभी जानते हैं मेनका जी खुद कितनी बड़ी डॉग लवर है, खुद कितनी बड़ी एनिमल लवर है, इसलिए इस विषय पर उनसे चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। मेनका जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। मेनका जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, आप इससे असहमत क्यों हैं? क्योंकि ये फैसला हम कुछ कर ही नहीं सकते इसके साथ। इस फैसले में आपने ये बोला है कि 3 लाख कुत्ते उठाओ दिल्ली से और उनको घरों में डाल दो, जिसको आप बोलेंगे पाउंड्स या शेल्टर्स या जो भी आप कह लें। ना सरकार के पास एक शेल्टर है, और अब इन 3 लाख कुत्तों को हाउस करने के लिए उनको 3,000 शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब दिल्ली में ज़मीन है इन 3,000 शेल्टर्स के लिए। आपके पास 15,000 करोड़ रुपए है बनवाने के लिए, क्योंकि हर एक को आपको ठीक से बनाना पड़ेगा। आपके पास 1.5 लाख लोग हैं जो केवल इन कुत्तों की सेवा करेंगे, उनको खिलाएंगे, उनकी गंदगी उठाएंगे। आपके पास ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें से आप इनकी पखाने को फेंक सकते हैं। आपके पास 500 वैन्स हैं उनको उठाने के लिए। ये सब टैक्स पेयर पैसा देगा, तो ये क्यों दे वो? हर हफ्ते अगर आप ये 3 लाख कुत्तों को उठा लें, आपको लगेंगे 5 करोड़ रुपए इनको खिलाने के लिए। हर हफ्ते 5 करोड़ रुपए आप लगाएंगे तो आप सड़कों को कैसे बनाएंगे? ये ऐसे एक गुस्से में दिया हुआ जजमेंट है। और जज को कोई भी जजमेंट जब देता है तो हम उम्मीद करते हैं कि सोच समझ करके, सबकी बातों को सुन करके, थोड़ा सा पढ़ाई करके, तब जा करके इतना बड़ा फैसला दे। लेकिन आपने 3 लाख कुत्तों का फैसला कर दिया, लेकिन वो तो छोटी बात है। आपने तो पूरे देश में अलट पलट आपने कर दिया। इसमें हजारों लोग पीड़ित होंगे, हजारों। और मैं नहीं कह रही हूँ जो कुत्तों को प्यार करते हैं, मैं कह रही हूँ, मिसाल आपको एक दे देती हूँ। पुलिस का कहना है कि जब भी वो ट्रेनिंग देते हैं कि जब भी कोई गली में या गांव में कुत्तों को मारा जाता है कि अचानक से, तो इसका मतलब है कि वहां कोई डाका पड़ने वाला है। तो अब जब सारे कुत्तों को हटा देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि डाका पड़ेगा या कोई किसी के घर में चोरी होगी? बहुत सारी अकेली औरतें हैं जो कुत्तों के साथ रहती हैं अपने बचाव के लिए, अपनी मदद के लिए। आप उनको भी ले लें तो क्या रहेंगे? आपके पास पैसा इतना अगर है तो खर्चा करिए ना लोगों पर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये भी एक पहलू है मेनका जी। लेकिन फिर सवाल तो ये भी उठता है कि इतने वर्षों में अच्छे शेल्टर होम, एनडीएमसी हो या फिर एमसीडी हो, या मैं किसी भी शहर की बात कर लूँ, केवल दिल्ली एनसीआर की बात ही हम क्यों करें, अच्छे शेल्टर होम, इनकी अच्छी रख रखाव के लिए, इन्हें न्यूट्रल कराने के लिए, या फिर जो बीमार कुत्ते हैं उनकी दवाई के लिए एक प्रॉपर नियम, प्रॉपर नीति क्यों नहीं बन पाई आज तक हमारे देश में? हम लोगों की वजह से नहीं। मैं तो 25 साल से एमसीडी के साथ बोल रही हूँ कि आपने जो एबीसी सेंटर बनाए हैं, कुत्तों की नसबंदी के सेंटर, इतने घटिया बनाए कि मैं भी नसबंदी करवाती हूँ दिल्ली में, और हजारों को मैंने नसबंदी करवाई, लेकिन मैं अपने शेल्टर में करती हूँ, सरकारी नहीं लेती हूँ। क्यों? क्योंकि कोई छत चौड़ा है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई ड्रेन नहीं है, कोई पिंजरे नहीं है। एक वक्त था जहां एमसीडी इसको ऐसे ट्रीट करते थे कि कोई भी रिटायर हो रहा है एमसीडी से, बड़ा अफसर, तो उसको तोहफे में एक नसबंदी का सेंटर देते थे। क्योंकि क्या करते थे, 10 नसबंदियां कर ली और लिख दिया कागजों में कि आपने 1000 कर ली। हम तो पैसे देते हैं 1000 के, वो उसके जेब में डालते हैं, नसबंदी तो हुई नहीं। तो ये एमसीडी के सेंटर्स जिस दिन ठीक हो जाएंगे आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। मैं मानती हूँ कि अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 2 वजह से है। एक तो आपकी नसबंदी के सेंटर्स ठीक से नहीं चल रहे। आप लखनऊ को देखिए, क्या कमाल का काम उन्होंने किया। एक सेंटर बनाया
एक सेंटर से पूरे लखनऊ को उन्होंने नसबंदी करवा दी, सारे कुत्तों को, वहां ना चू ना चा काटने का। दूसरी चीज, आपने रिलोकेशन शुरू किया पिछले 6 साल से, जो आप आज शोर मचा रहे हैं कि इतने लोगों के बच्चे काटे गए हैं, इतने लोग काटे गए हैं, ये बहुत चिंता की बात है। हम लोग खुद, मैं भी अपने आप नहीं कटना चाहती हूँ किसी कुत्ते से, लेकिन बेटे अगर आप कुत्तों को उठा करके आपके कॉलोनी से उठा करके मेरी कॉलोनी में डालते हैं तो वो कुत्ता को ये नहीं मालूम कि है किधर, वो खो गया है, वीरान में, उसको नहीं खाना कहाँ से मिल रहा है, उसको मालूम नहीं उसके दोस्त कहाँ हैं, दूसरे लोकल कुत्ते उसको अटैक कर रहा है, जाहिर है कि वो किसी को काटेगा। तो आपकी 6 साल से हम बोल रहे हैं कि 2 लोग रिलोकेशन सुबह से शाम तक करते हैं। एक तो एमसीडी जो अमीरों की कॉलोनी से उठा करके गरीबों के यहाँ रख देते हैं, दूसरे आपके खुद के आरडब्ल्यूए के पास 500 फ्लैट है एक कॉलोनी में, लेकिन 5 कुत्ते बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो 5 कुत्तों को रात को वैन लेकर के उनको कहीं और फिकवा देंगे, वो 5 कुत्ते काटेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। नहीं, लोकेशन ये जो आपने कहा, ये वाकई में एक बड़ा चैलेंज है। वो भी उनके अंदर भी जान है, उन्हें भी ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ जाना है खाने के लिए, कौन उनका अपना है, कौन उनके ऊपर वार कर सकता है, और ये हर इलाके के जो जानवर हैं वो अपने इलाके को समझ रहे होते हैं। लेकिन अभी आपने जैसे जो बात कही है RWA वाली बात, क्या इसमें कोई और तरीका ढूंढा जा सकता है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और जो दिल्ली की सीएम भी कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना ये बाध्य है, सरकार को तो करना पड़ेगा। नहीं, बाध्य नहीं है बेटी, और इसलिए बाध्य नहीं है मैं बता देती हूँ। मैं वो बाद में, पहले तो हम ये बोले कि उसका उपाय ये है कि स्टेरिलाइजेशन करने के बाद वापस अपनी जगह में डालें। वो कुत्ता बिल्कुल शांत रहेगा, उसको खिलाया जाता है, रखा जाता है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। पहले तो ये होता था ना बेटी कि 2 वजह थी काटने की। एक, कुत्ता माँ बन जाए, मादा कुत्ता बन जाए तो उसको मालूम है उसके बच्चों को कोई पीटेगा, तो वो पहले से ही काटना शुरू कर देती क्योंकि वो घबराई हुई है। दूसरा ये है कि अगर जो फीमेल है वो हीट पर आ जाए तो मर्द को इतना उतावलापन होता है कि वो जा करके दूसरे कॉलोनी में जाएगा, ढूंढते ढूंढते, सूंघते, और फिर रास्ते में जो भी कुत्ता, जो भी इंसान मिले उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो वो काटेगा। अब आपने स्टेरिलाइजेशन कर दिया तो ये दोनों रास्ते बंद हो गए काटने। अब एक ही रास्ता बाकी है जो रिलोकेशन है, कि नई जगह में है, डरा हुआ, घबराया हुआ, दर्द में है क्योंकि नसबंदी करके अभी निकला है, तो वो लोग किसी ना किसी को तो काटेगा ही बेटा, और बच्चों को काटेगा क्योंकि डरा हुआ है। तो जो मुझे एक विकल्प समझ में आता है वो यही कि अगर NTMC हो, MCD हो, हर शहर की अगर वो ठीक तरीके से काम करने लग जाए तो शायद ये समस्या इतनी बड़ी ही ना हो। जिस तरह से एक नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर ने अपनी जान गंवा दी, जिस तरीके से मासूमों को या बुजुर्गों को जो डॉग्स निशाना बना रहे हैं, वो घटनाएं अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी। मेनका जी बहुत धन्यवाद।